दुनिया अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन से गुजर ही रही थी कि तभी आ गया एक और ट्विस्ट। समंदर का एक और विवाद जो अब सुर्खियों में है। मलक्का स्ट्रेट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। क्या अब दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर भी टोल टैक्स लगने वाला है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ देशों पर नहीं, आपकी जेब पर कैसे पहुंचेगा? भारत पर इसका क्या असर होगा? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स और केंद्र में ब्रिटेन के एनएसए, क्या कोई बड़ा मसला है? विदेश मंत्री से लेकर एनएसए तक लगातार बातचीत, मुलाकात। क्या यह सिर्फ कूटनीति है या किसी बड़े गठजोड़ की आहट? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली कहानी क्या है, विस्तार से आज इसे भी बताएंगे। और दिल्ली की राजनीति में इस समय भूचाल मचा हुआ है। केजरीवाल की कंपनी डूब की कगार पर है। आपके भरोसेमंद चेहरे रहे राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 10 में से 7 सांसदों ने झाड़ू छोड़कर हाथों में कमल ले लिया है। भगवा पट्टे के साथ केजरीवाल की कंपनी से आर पार की लड़ाई अब कैसे शुरू हुई, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब मलक्का की बातें हो रही हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर सच में लगने वाला है टोल टैक्स? सोचिए, अगर समुद्र के बीच गुजरने वाले जहाज़ों को भी अब टोल देना पड़े, जैसे हाईवे पर हमारी गाड़ियां रुकती हैं और हम टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही समंदर में जहाज़ रुके और टैक्स देना पड़े, तो ग्लोबल ट्रेड का क्या हाल होगा? यही सवाल अब पूरी दुनिया में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। इंडोनेशिया का कहना है कि ये दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं, लेकिन इसके बदले कोई शुल्क या कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसलिए अब इस रूट पर टोल लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, तुरंत विरोध भी शुरू हो गया। सिंगापुर ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट है जिसे हमेशा फ्री और ओपन रहना चाहिए। इसे किसी भी तरह का टैक्स और कंट्रोल के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी ये सिर्फ शुरुआती स्तर की बातचीत है, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस रूट पर सिर्फ इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, बल्कि मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की भी भूमिका बड़ी है। यानी किसी भी बदलाव के लिए सभी की सहमति बहुत ज़रूरी होगी। साथ ही दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां भी इस तरह के किसी भी टोल सिस्टम का विरोध कर सकती हैं, क्योंकि इससे उनके खर्च भी सीधे सीधे बढ़ेंगे। अब समझिए असली गेम क्या है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। इसकी तुलना हॉर्मुज स्ट्रेट, सुएज नहर और पनामा जैसे ग्लोबल ट्रेड रूट से की जाती है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन की रीढ़ है। अनुमान के मुताबिक दुनिया का लगभग 25 से 40% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। और भारत के लिए ये रूट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का करीब 55 से 60% समुद्री व्यापार इस मार्ग से ही होता है। इसमें एलएनजी, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और दवाओं के कच्चे माल जैसे ज़रूरी सामान होते हैं। यानी अगर यहाँ किसी भी तरह का टोल या बाधा लगाई जाती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा, आयात निर्यात की लागत बढ़ जाएगी और सप्लाई चेन में भी देरी हो सकती है। इसका सीधा असर भारत की आम जनता की जेब पर पहुंचेगा, क्योंकि कई चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसे स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है, जिससे भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलती है। यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम रूट है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक आर्थिक प्रस्ताव है या फिर दुनिया के सबसे अहम रास्तों को कंट्रोल करने की नई शुरुआत है? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बहस तेज है। और अगर ये विचार आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात पर अब बात करते हैं। पहले विदेश मंत्री जयशंकर, फिर एनएसए अजीत डोभाल, और 24 घंटे में ब्रिटेन के एनएसए की ऐसी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कि दिल्ली में सस्पेंस क्रिएट हो गया। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल शुरू किया जा रहा है? दिल्ली में इन दिनों जो हलचल दिख रही है उसने कूटनीति की दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
जोनाथन पॉवेल इस समय भारत के दौरे पर हैं। आधिकारिक तौर पर वो भारत ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने आए हैं, लेकिन उनका शेड्यूल देखकर साफ लगता है कि मामला सिर्फ औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं है। दौरे की शुरुआत हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात के साथ। ये बैठक सामान्य नहीं थी, क्योंकि इसमें वैश्विक सुरक्षा पर, क्षेत्रीय स्थिरता पर और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने खुद इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की, जिससे इस बात की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद ब्रिटेन के एनएसए सीधे पहुंचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं रही, बल्कि इसे एक हाई लेवल रणनीतिक चर्चा माना जा रहा है। यहाँ भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की है। यानी फोकस सिर्फ रिश्तों पर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की रणनीति पर भी है। अब इस पूरे दौरे का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। भारत और ब्रिटेन जुलाई 2025 में लंदन में एक बड़ा समझौता करते हैं, जिसे इंडिया यूके विजन 2035 कहा जा रहा है। इसका मकसद अगले 10 सालों में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसमें रक्षा, तकनीक, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में गहरी साझेदारी की एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस विजन का सबसे बड़ा लक्ष्य है एक स्थिर, सुरक्षित और बदलती दुनिया के हिसाब से तैयार वैश्विक व्यवस्था बनाना, जिसमें भारत और ब्रिटेन मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल तस्वीर इसकी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में चल रही ये बैठकों की गूंज सिर्फ भारत ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका असर आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स तक महसूस किया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक बातचीत है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? और इधर केजरीवाल की कंपनी से अचानक राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। राघव चड्ढा के इस कदम ने पूरी पार्टी की नींव हिला दी है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र में है राघव चड्ढा, जो कभी आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरते नेता में गिने जाते थे, लेकिन राघव चड्ढा ने पीसी करके पार्टी से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। उनके साथ स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। उनके इस फैसले ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने कहा, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। एक बार आप भी सुनिए। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। ये बदलाव अकेले नहीं हुआ, कई नेता उनके साथ आए। राघव चड्ढा के साथ कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने भी आपको अलविदा कह दिया है, और इनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। जैसे ही राघव चड्ढा के साथ बाकी सांसदों की इस्तीफे की खबर सामने आई, आप नेता संजय सिंह का तीखा बयान आया। उन्होंने कहा, इन सभी सांसदों ने पंजाब सरकार और उनके लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पार्टी ने राघव चड्ढा को पहले विधायक बनाया, फिर सांसद के रूप में उन्हें ऊंचा पद दिया। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही आराम से बीजेपी में सेट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी पहली प्रतिक्रिया जब दी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ गलत किया है, पंजाबियों को धोखा दिया है। उन्होंने सीधे सीधे राघव चड्ढा पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। ये बयान इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा राजनीतिक और भावनात्मक रंग देता है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पूरे विवाद पर कहा कि ऐसी खबरें और दावे आपको कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन इससे पंजाब सरकार या पार्टी के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया, संगठन को बदनाम करने की एक कोशिश बताया। अब सवाल यह है कि बीजेपी में राघव चड्ढा का शामिल होना, 7 सांसदों का साथ जाना, क्या ये एक बड़ा राजनीतिक स्टंट है? फिलहाल तस्वीर अभी और भी सामने आएगी, लेकिन सस्पेंस अभी पूरा है। कयास लग रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव से मुक्त होकर बीजेपी राघव के बहाने अब पंजाब साधने की कोशिश करेगी। तो धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी और उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर बीजेपी अब पंजाब में क्या करने वाली है राघव चड्ढा को साध कर।
तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।